दोस्तों नमस्कार। आज जो टॉपिक हमारे सामने है वो ये है कि क्या कारण है कि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। क्या कारण है कि टर्की और पाकिस्तान का एक नेक्सस बन गया है और क्या इसके साथ कोई और भी देश है। खुलकर अजरबैजान और टर्की पाकिस्तान के साथ आए और ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत सरकार ने आतंकियों के विरुद्ध छेड़ा था और बाद में फुल फ्लैश वॉर के अंदर भी वो बदल गया, उसमें भी टर्की सॉलिडेरिटी के साथ में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। तो देखिए कि क्या इसका कारण है और साथ साथ में हम ये भी कहेंगे कि अब भारत सरकार के एक्शन ले जिससे कि टर्की जो है वो लाइन पर आ जाए। तो जरा इस बात को समझते हैं कि टर्की के और पाकिस्तान के बीच के नेक्सस का क्या कारण है। ये है एर्डोगन जो कि टर्किश प्राइम मिनिस्टर है और ये है आपके पास शहबाज शरीफ जिन्होंने एक सॉलिडरिटी का बॉन्ड कर रखा है, जिन्होंने एक बंधन बना रखा है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या ऐसे कारण है जिससे कि ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बल्कि इतना मजबूती से खड़े हैं? तो इसका कारण क्या है? देखिए, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि टर्की में जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी को वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने, पर्टिकुलरली अमेरिका ने, जो पहले टर्की के साथ अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, अब टर्की के साथ में अमेरिका के अच्छे रिलेशन नहीं है और रूलिंग पार्टी के ये रिलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है। आपने इस युद्ध में भी देखा होगा, HQ9 से लेकर पाकिस्तान के पास चाइना के खूब सारे डिफेंस मटेरियल्स है, डिफेंस वेपन्स है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है। इन दोनों बातों से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से तंग है कि वो चीन की तरफ क्यों झुका हुआ है। और साथ साथ में अमेरिका को यह भी महसूस हो गया कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ में अमेरिका का गठबंधन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, आतंकी नेशन है और जिसकी इकोनॉमी, जिसका मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त है, वहां पर अमेरिका के कोई आर्थिक हित नहीं है। तो जियो पॉलिटिक्स में हुआ क्या है, इधर भारत और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं और सुधर ही नहीं रहे हैं बल्कि वो अपने चरम पर हैं। समझ गए? जब 1991 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, उसके बाद से उत्तरोत्तर भारत और अमेरिका के रिलेशंस में सुधार आता गया। एक स्ट्रेटेजिक अलाई के रूप में, एक रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत और अमेरिका आगे आए हैं। और इस पूरे पूरे घटनाक्रम ने क्या स्थिति पैदा की है कि टर्की जो है वो भी एक तरह से अमेरिका और टर्की के बीच में भी डिस्टेंस आ गए और पाकिस्तान का चीन की तरफ झुकाव, पाकिस्तान का आतंकी देश होना और भारत की तरफ अमेरिका का झुकाव, इन सब घटनाओं ने एक माहौल पैदा किया कि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ गठबंधन करे। क्यों ऐसा माहौल हुआ आप समझ गए ना। जैसे टर्की और अमेरिका का गठबंधन था, जब टर्की और अमेरिका की गठबंधन यानी कि टर्की और अमेरिका के संबंधों में जब दरार आएगी, इधर पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों का साथ चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप चीन की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं तो अमेरिका के साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और वो दिक्कत आनी शुरू हुई। और इसीलिए पाकिस्तान और टर्की स्वाभाविक रूप से पास आए, क्योंकि अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि पाकिस्तान चीन की तरफ बहुत ज्यादा झुकावा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये दिक्कत थी कि हम चीन की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं तो आप भी तो इंडिया की तरफ झुक रहे हो। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने टर्की के साथ में अपना गठबंधन बनाना शुरू किया और एर्डोगन के नेतृत्व में जो टर्की की वर्तमान सरकार चल रही है, वो केवल और केवल अपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे तक ही सीमित नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी रीजनल पावर को और साथ साथ में मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ाना चाहता है। तो एक नेक्सस बना टर्की पाकिस्तान का, टर्की और पाकिस्तान का एक प्रकार का जिसको कह सकते हैं कि गुड टाइप का बन गया। अगर हम और भी कुछ कारणों की तरफ देखते हैं तो कि हुआ ये है कि अगर आप इस मैप को देखें तो यहां पर आपको एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है अजरबैजान। ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको कहा कि अजरबैजान ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ये क्या घटनाक्रम है इसको देखते हैं। ये देखिए, ये अजरबैजान का एक क्षेत्र है ये वाला जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। और ये नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है वो अजरबैजान और आर्मीनिया की सीमा पर स्थित है। ये दोनों ही देश CIS यानी कि सोवियत संघ से टूटकर बने हैं। देखिए, इधर जॉर्जिया दिखाई देता है आपको, इधर रशिया दिखाई देता है। दुनिया इस क्षेत्र को अजरबैजान का मानती है, लेकिन इस क्षेत्र में आर्मीनियन निर्जातीय मूल के बहुत सारे लोग हैं और इस क्षेत्र ने 1980 के दशक में ही खुद को स्वतंत्र घोषित करने की बात की थी।
जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसके बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में इस पर कब्जा करने की एक प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी। और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई कि टर्की, जो कि धीरे धीरे एक आर्म्स डीलर बनता जा रहा है, हथियारों को सप्लाई करने वाला बनता जा रहा है, टर्की ने, देखिए ये रहा टर्की, टर्की ने मदद किसको दी? अजरबैजान को। ठीक है ना, टर्की ने किसको मदद दी? अजरबैजान को। जिस तरह से उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है मजबूत किया, उसी तरह से टर्की ने किसको मदद दी? अजरबैजान को। और दूसरी तरफ आर्मीनिया को मदद मिली इंडिया से। और वो मदद इसलिए नहीं मिली कि हमको इस पॉलिटिक्स में घुसना था, वो मदद तो इसलिए मिली कि हमारा आर्मीनिया के साथ में वेपन डील हुई है। भाई जैसे हम दुनिया से वेपन्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, आर्मीनिया खरीदता है, हम बेचते हैं, हम खरीदते भी है। तो हमारे देश की तरफ से आर्मीनिया को जो है वो कहीं ना कहीं आकाश मिसाइल भी दी गई, है ना, कहीं ना कहीं आकाश डिफेंस सिस्टम भी दिया गया, कहीं ना कहीं स्वाति रडार भी दिया गया, पिनाका मल्टी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी दिया गया। और इससे हुआ क्या? देखिए जियो पॉलिटिक्स समझिएगा, अजरबैजान टर्की के निकट आया, आर्मीनिया इंडिया के निकट आया। और अजरबैजान इसलिए इंडिया से खफा हो गया क्योंकि इंडिया किसके निकट चला गया? आर्मीनिया। आर्मीनिया के निकट जाने का मतलब इंडिया ने तो इस युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन अगर आज मान लीजिए अजरबैजान भारत से ये डील करता है कि हमें ये रॉकेट चाहिए और भारत सरकार कहीं ना कहीं ये डील फुलफिल होती, तो भारत इसको भी आर्म सप्लाई करता। भारत को तो डी हाइफिनेशन की पॉलिसी पे चलता है भारत। लेकिन हुआ ये कि अजरबैजान ने मान लिया कि इंडिया उसके खिलाफ है और उसका दोस्त कौन है? टर्की। अजरबैजान और टर्की ने पाकिस्तान को भी बुला लिया। और पाकिस्तान तो आप जानते ही है कि आतंकी गतिविधियों में जब वो अपने लड़ाकुओं को मरवा सकता है, तो यहां भी उसने अजरबैजान के साथ में अपने लड़ाकुओं को भेज दिया। मतलब पाकिस्तान ने यहां अजरबैजान में क्या किया? अपने लड़ाकुओं तक को भेज दिया और कहा कि जाओ आप अजरबैजान की तरफ से लड़ो। तो आपको एक गुट दिखाई दे गया कि नहीं दे गया, जिसमें एक तरफ अजरबैजान है, एक टर्की है और एक पाकिस्तान है। ये वो कारण था जिसमें टर्की और अजरबैजान दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और टर्की भी इस प्रकार से खड़ा हो गया। अब क्या क्या हुआ, जरा इस घटनाक्रम को देखते हैं। त्रिगुट टाइप का बन गया इन तीनों देशों का। ये आपको अजरबैजान के राष्ट्रपति दिखाई देते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और ये जो एर्डोगन है वो आपको टर्की के प्राइम मिनिस्टर दिखाई देते हैं। अब आप देखेंगे जरा तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। और वो इसलिए चौंक जाएंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या टर्किश वेपन यूज हुए। एक एक ड्रोन सिस्टम होता है जो सोनगर अनाम ड्रोन सिस्टम होता है, ये टर्किश कंपनी बनाती है जिसका नाम क्या है? एसएस गार्ड। बाकायदा भारत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार करती थी तो भारत सरकार ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर कम से कम 400-500 इस प्रकार के ड्रोन डाके। और उन ड्रोन्स को जब हमने फोरेंसिक जांच करवाई तो उसमें पाया गया कि वो टर्किश कंपनी एसएस गार्ड ने बनाए थे और वो सोनगर, यानी कि कहीं ना कहीं टर्किश कंपनी ने पाकिस्तान को ये ड्रोन दिए कि आप भारत के विरुद्ध इसका इस्तेमाल करें। और साथ साथ में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं टर्किश विमान C-130 हरक्यूलस ये कराची पर लैंड किया। ये एयरक्राफ्ट था, ये कराची पर पहुंचा युद्ध के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और हमने जब कंसर्न जताया तो टर्की ने कहा नहीं नहीं, इसमें हमने ऐसा कुछ खास नहीं कहा, ये तो नॉर्मल ट्रेड है। जबकि हकीकत बात यह है कि टर्की ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वेपन्स दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं और लड़ने के लिए पूरा माल, पूरा मटेरियल दिया है। इसी तरह से एक बायरक्तर TB2 और YIHA ड्रोन्स, ये भी टर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया, जिससे कि पाकिस्तान जो है सर्विलेंस कर सकता है, टारगेट्स को ध्यान से देख सकता है और कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। टर्की इतना खुलकर पाकिस्तान के साथ और भारत के विरुद्ध आ गया उसी त्रिगुट के कारण, जो इन्होंने किसके साथ बनाया था? अजरबैजान के साथ में। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में टर्की को लगता है कि पाकिस्तान उसका स्वाभाविक दोस्त हो सकता है और कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का भी इसमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है। अब इंडिया ने क्या किया, क्या इंडिया को करना चाहिए? तो सबसे पहले भारत सरकार ने टर्की का जो TRT वर्ल्ड नाम का, जो जिसको कह सकते हैं कि एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, एक्स अकाउंट है, जो टर्की सरकार का है, उसको हमने बैन कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहा था। इसी तरह से हमने चाइना का ग्लोबल टाइम्स को भी बैन किया। इसी के साथ साथ
हमारे देश के 125 टॉप ट्रेड लीडर्स ने ये घोषणा कर दी कि वो अब किसी प्रकार से टर्की के साथ ट्रेड नहीं करेंगे और टर्की का टोटल बायकॉट करेंगे, ताकि टर्की को ये पता लगे कि भारत जैसे देश के साथ में उसके विरोधी नहीं खड़ा होना, बल्कि पाकिस्तान जैसे देश को हथियार सप्लाई करने का अर्थ क्या होता है। टर्की भारत में एप्पल और मार्बल्स को सप्लाई करता था और एक कैंपेन चला भारत में, बायकॉट टर्की, और इस बायकॉट टर्की कैंपेन के कारण अब भारत ने इस प्रकार के मार्बल्स का और एप्पल्स का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया और ये बहुत भारी मात्रा में टर्की को कीमत चुकानी पड़ी है, 2500 से 3000 करोड़ की। ट्रैवल एंड टूरिज्म, भारतीयों के लिए टर्की एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है घूमने के लिए। भारतीय बहुत जाते हैं। जैसे जैसे भारत की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोग पर्यटन की दृष्टि से बाहर जाने लगे हैं। और इसी तरह से भारत की बहुत सारी वेबसाइट है जिनके अंदर आपको इक्सिको दिखाई देता है, जिसके अंदर कॉक्स दिखाई देती है, किंग्स कॉक्स एंड किंग्स दिखाई देता है, ईज माई ट्रिप दिखाई देता है। इन सब के द्वारा टिकट्स बुकिंग होती है और इन्होंने हॉल्ट कर दिया कि हम टर्की के लिए कोई टिकट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नेशनलिज्म फर्स्ट, बिजनेस हमारा बाद में है, पहले हम अपने राष्ट्रवाद को समर्पित रहेंगे। तो अगर हम देखें तो भारत क्या कर सकता है, भारत को टर्की का बायकॉट करना चाहिए, आर्थिक रूप से तोड़ देना चाहिए। भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज ने टर्की के साथ में एजुकेशनल डील कर रखी थी, उसको भी हॉल्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और भारत ने एक जो 7 डेलीगेशंस बनाई है, 7 डेलीगेशंस बनाए हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन केवल पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि टर्की और अजरबैजान को भी एक्सपोज करना चाहिए, जिससे कि आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंकियों को परोक्ष रूप से मदद देने वालों का भी एक तरह से वो एक्सपोज हो। कितनी बड़ी बात है कि पहलगाम अटैक को कभी भी टर्की ने और अजरबैजान ने माना ही नहीं कि ये कोई आतंकी घटना है, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि सॉलिडरिटी के साथ में। अब देखिए इस मैप को अगर आप वापस देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, इन्होंने क्या सॉलिडरिटी की बात करी है। अजरबैजान ने कहा कि टर्किस का जो साउथ साइप्रस का इशू है नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, और जो पाकिस्तान का कश्मीर इशू है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मतलब खुलेआम पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान को समर्थन देना। उसी तरीके से पाकिस्तान ने और टर्की ने कह दिया कि ये काराबाख इशू में हम अजरबैजान के साथ खड़े हैं, है ना। और उसी तरह से टर्की और अजरबैजान ने मिलकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर टर्की को, और हर देश ने दूसरे दोनों देशों के डिस्प्यूटेड इशू में समर्थन दे दिया। इस प्रकार का नेक्सस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बनता था, जिसको बोलते थे बैलेंस ऑफ पावर। और ये बैलेंस ऑफ पावर अगर बनने लग गई और ये दुनिया में एक बड़ी खतरनाक स्थिति है, और यहां तक कि टर्की के ऊपर हमने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, अब हमें पूरी तरीके से टर्की पर हमला बोल देना चाहिए। आर्थिक हमला, सांस्कृतिक हमला, रॉकेट नहीं मारने हैं। हमें करना क्या है, टर्की को इकोनॉमिकली इतना पंगु कर दो कि वो भारत को इग्नोर करना और भारत के अगेंस्ट में खड़े होने की कीमत को चुकाए। तो उम्मीद है कि ये नेक्सस टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नेक्सस आपको क्लियर हुआ होगा।